हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लेटेंट हीट के बारे में। तो किसी भी बॉडी के यूनिट मास को, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी बॉडी हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैस स्टेट में हो, किसी भी बॉडी के यूनिट मास का स्टेट चेंज करने में जितनी हीट की पड़ती है जरूरत, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। फॉर एग्जाम्पल, 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करने में जितनी हीट की पड़ेगी जरूरत, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। या 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने में जो हीट की जरूरत पड़े। इन शॉर्ट, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि किसी भी बॉडी के यूनिट मास का स्टेट चेंज करने में जितनी हीट की पड़ेगी जरूरत, उसे कहते हैं अपन लेटेंट हीट। क्लियर है पॉइंट ये? तो पहले अपन बेसिक डेफिनेशन लिख लें। मतलब कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ unit mass of matter, state of unit mass of matter। किसी भी मैटर के यूनिट मास का स्टेट चेंज करने में जितनी हीट की पड़ेगी जरूरत, वो है आपका लेटेंट हीट। तो स्टेट चेंज करने में क्या क्या आपके जहन में आता है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। क्लियर है पॉइंट? तो एक और भी होता है, सब्लिमेशन कहते हैं जिसे अपन, जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस आती है। तो वो डिस्कस अभी यहां पे नहीं कर रहे। हम बात करेंगे स्टेट चेंज सिलसिलेवार तरीके से, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, कुछ ऐसा है ना। तो जैसे मान लीजिए कि स्टेट चेंज की बात कर रहा हूं, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ ऐसा स्टेट चेंज की बात कर रहा हूं। तो मान लो कि m मास है, m मास है, चाहे ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मान लो कि m मास की सॉलिड है, इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या उल्टा भी सोच लो आप कि m मास की लिक्विड है आपके पास, उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना है आपको। तो इसका स्टेट चेंज करने में मान लो कि Q हीट लगी। सपोज Q अमाउंट ऑफ हीट is needed to change the state of mass m। m मास का मैटर है, कोई भी हो, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उसका स्टेट चेंज करने में, मतलब अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में, लिक्विड है तो लिक्विड से गैस, गैस है तो गैस से लिक्विड, कुछ भी। m मास का मैटर है, इसका स्टेट चेंज करने में आपको क्यों हीट लगी। तो डेफिनेशन क्या लेटेंट हीट का पढ़ा हमने? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट, definition of latent heat, L से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली अपन यूनिट मास का स्टेट चेंज करने में जितनी हीट की पड़ेगी जरूरत, उसे कहते हैं अपन लेटेंट हीट। तो m मास का स्टेट चेंज करने में Q हीट की जरूरत पड़ी आपको, तो यूनिट मास में कितनी पड़ेगी जरूरत? Q by m। m मास का स्टेट चेंज करने के लिए Q हीट चाहिए, यूनिट मास के लिए Q अपॉन m। तो यहां से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू m इंटू L। ये L जो है आपका, यही है लेटेंट हीट। और जाहिर है यूनिट की बात करें अगर, तो हीट की यूनिट क्या लिखते हैं अपन? जूल कैलोरी। लेकिन ये सिर्फ जूल कैलोरी नहीं है, ये है जूल्स पर केजी, कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम सबसे कॉमन है, या फिर जूल्स पर केजी। अगर कैलोरी पर ग्राम है तो इसे आप जूल्स पर केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल्स अप्रॉक्सीमेटली।
ये तो अपने को मालूम है। अब जरा ध्यान देना, कुछ डेटा भी आप चाहो तो याद कर लो। लेटेंट हीट, पहले हम बात करते हैं टाइप्स की बात करते हैं। दो तरह की लेटेंट हीट स्टैंडर्ड डिफाइन करी है हमने। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो स्टैंडर्ड दो फॉर्मेट्स हैं लेटेंट हीट के, तो पहले वो चर्चा कर लें। और ये अपन जे सेगमेंट में आने से पहले 10th 9th लेवल पे भी पढ़ लेते हैं अपन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट चाहिए, या यूनिट मास ऑफ लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए। तो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ये कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में तब्दील करने के लिए जो हीट चाहिए उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे अपन। और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब इसका हुआ कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू वेपर या गैस, गैस भी लिख सकते हैं आप। मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जिस हीट की पड़ेगी जरूरत, उसे अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, वैसे न्यूमेरिकल्स में डेटा रखने की जरूरत नहीं पड़ती, खासतौर पे जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो, लेकिन फिर भी आप चाहो तो अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ये है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, डब्ल्यू लिख दिया मैंने वाटर के लिए, ये आपका 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे आप, तो उसको आपको 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। उल्टा भी सोच सकते हो आप कि 1 ग्राम वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हुई, अगर कितनी रिलीज करेगी एनर्जी, 80 कैलोरीज। या फिर यहां पे 1 ग्राम वाटर को अगर आप स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो 540 कैलोरी एनर्जी चाहिए आपको। या फिर उल्टा सोचें अगर, तो 1 ग्राम स्टीम अगर वाटर में कन्वर्ट होगी तो 540 कैलोरी चाहिए। तो सवाल आता है बच्चों के मन में बहुत बार कि यार आइस से वाटर कन्वर्ट करने के लिए कम चाहिए, लेकिन वाटर से स्टीम के लिए ज्यादा चाहिए, ऐसा क्यों? वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका जवाब है थर्मोडायनेमिक्स में जब इंटरनल एनर्जी बढ़ा दूंगा मैं, तो आपको इसका जवाब मैं फिर से दूंगा। अगर ड्रॉपर बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो उसके लिए जवाब ये रहा कि सॉलिड्स की इंटरनल एनर्जी होती है सबसे कम, उससे ज्यादा होती है लिक्विड की, और सबसे ज्यादा होती है गैस की। तो क्योंकि गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है लिक्विड की तुलना में, इसलिए लिक्विड से गैस जाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। सॉलिड से लिक्विड आने में लिक्विड की इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है सॉलिड्स की तुलना में, इसलिए सॉलिड से लिक्विड आने में उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए जितनी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फेज चेंज के दौरान, स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर रहती है कांस्टेंट, फेज चेंज के दौरान लेटेंट हीट, जो क्या कहा मैंने, फेज चेंज के दौरान जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट का इस्तेमाल होता है पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में। ये डिस्कस करता हूं मैं, पहले आप जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और ये सारा नोट कर लें। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं हमारे सामने। पहला कि ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और ऐसा क्यों होता है भाई?
क्योंकि फेज चेंज के दौरान जो हीट अपन प्रोवाइड करते हैं वो हीट का इस्तेमाल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में। इसलिए लगता है बहुत बार लोगों को कि जो हीट दी हमने वो गई कहां छुप गई जाकर। लेटेंट का लिटरल मीनिंग लिटरेचर के हिसाब से होता है हिडन। लेटेंट मतलब हिडन, छुपा हुआ। तो इंपॉर्टेंट के ड्यूरिंग फेज चेंज heat supplied is used to overcome intermolecular forces। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आइस पॉइंट, वाटर आइस में कन्वर्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब जब तक पूरी आइस पिघल ना जाए तब तक टेम्परेचर 0 रहेगा, या जब तक पूरी वाटर आइस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर 0 ही रहेगा। ये अपने को मालूम है पहले से। जब तक वाटर अगर स्टीम में कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस, जब बॉइल करती है वो, तो जब तक पूरी वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं होती तब तक टेम्परेचर 100 ही रहेगा। इस दौरान जो भी हीट प्रोवाइड करोगे आप वो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में यूज होगा। तो फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर रहती है कांस्टेंट। तो ये कुछ बेसिक फंडे थे लेटेंट हीट के। अब जो चीजें सीखी हमने कुछ इलस्ट्रेशंस के जरिए हम उनको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। आइए देखते हैं। आइए पहला सवाल, मान लो कि 100 ग्राम आइस है, 100 ग्राम आइस है आपके पास। कितना टेम्परेचर माने -20 डिग्री सेल्सियस पे। इसे कन्वर्ट करना है आपको वेपर में या स्टीम कह दो, वही स्टीम वेपर एक ही बात हो गई। वेपर किसी का भी होगा, ये स्टीम में कन्वर्ट करना है आपको 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट कितनी चाहिए होगी वो आज निकालिए, ये है क्वेश्चन। तो अब आइस से स्टीम में जानना है, तो सोचिए इस क्वेश्चन को चाहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद से। आपको भी बता दें मैंने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना। तो अब आप यहां चाहे तो अटेम्प्ट कर लें। अब उसके बाद कंपेयर करें तो कैसे होगा ये। पहले आइस के टेम्परेचर है -20, तो -20 से 0 तक बढ़ेगी टेम्परेचर। 0 के बाद आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर 0 डिग्री वाटर से टेम्परेचर पहुंचेगी 100 डिग्री तक। 100 डिग्री पे वाटर सारी स्टीम में कन्वर्ट होगी, फिर 100 डिग्री स्टीम कन्वर्ट होगी 150 डिग्री स्टीम तक टेम्परेचर बढ़ती जाएगी। तो ये है प्रोसेस सारा। तो आप स्टेप वाइज निकाल देता हूं मैं। 100 ग्राम आइस है, कितने टेम्परेचर पे -20। ये लेके जाएंगे 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट होगी, कितनी हीट ऑब्जॉर्ब करेगा ये निकाल सकते हैं ना अपन ms डेल्टा टी से। ms डेल्टा टी तो m 100 ग्राम आइस की स्पेसिफिक हीट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आपको याद रखें वरना क्वेश्चन में दे देते हैं वो। आइस की स्पेसिफिक हीट 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी चेंजिंग टेम्परेचर फाइनल 0 माइनस इनिशियल है -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो 2 10 जा 20 कितनी आ गई 2 10 जा 20, 10 into 100 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी होगी यहां पे। इसके बाद 100 ग्राम आइस कन्वर्ट होगी आपकी 0 डिग्री पे है, ये कन्वर्ट होगी 100 ग्राम वाटर में। वाटर वही 0 डिग्री पे ही फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो 100 ग्राम आइस पिघल के बन गई 100 ग्राम वाटर, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी। तो फेज चेंज के दौरान अभी जस्ट पढ़ा हमने कि फेज चेंज के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है Q = ml।
Q इज इक्वल टू ml। 100 ग्राम में 100 ग्राम का फेज चेंज हुआ और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है अभी पढ़ा था हमने 80 कैलोरी। मतलब कितना हो गया ये 8000 कैलोरी। अब वाटर आ गई तो वाटर का टेम्परेचर 0 से कहां तक बढ़ेगा 100 डिग्री तक। मतलब 100 ग्राम वाटर, स्टेप वाइज लिख रहा हूं मैं, 100 ग्राम वाटर अभी है 0 डिग्री पे, ये पहुंचेगा 100 ग्राम वाटर, W फॉर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। यहां फेज चेंज नहीं हुआ, 0 से 100 तक पहुंचा, वाटर ही है ये। तो फिर से निकाल दो, कैसे निकालोगे, ms डेल्टा T से m वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी और डेल्टा T हो गया आपका फाइनल टेम्परेचर 100 माइनस इनिशियल 0, तो 100 इंटू 10,000 ये आ गया 10,000 कैलोरी। अब आ गई वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर पे। 100 के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 100 के बाद क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगी और कन्वर्जन के दौरान क्या टेम्परेचर 100 से 100 हो जाएगा, नहीं, फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये कन्वर्ट हो जाएगी 100 ग्राम स्टीम, S फॉर स्टीम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने S यहां पे स्टीम। फेज चेंज हुआ तो फिर कैसे निकालोगे, वही ml से 100 और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है 540 कैलोरी, अभी बढ़ा था हमने, तो 540 कैलोरी मतलब कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई 5400 54,000 कैलोरी। अब यहां पे जगह नहीं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब 100 ग्राम स्टीम में कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये कन्वर्ट होगी स्टीम में, टेम्परेचर बढ़ेगा 100 से कहां तक 150, तो Q5 निकाल दीजिए, ms डेल्टा T वही ms डेल्टा T। m स्टीम का स्पेसिफिक हीट कितना होता है हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T कितना आ गया 150 माइनस 100, मतलब ये वैल्यू आ गई, ये आ गया 50 इंटू 50, फिर 150 में 50, मतलब ये आ गया 2500 कैलोरीज। पहुंच गए अपन स्टीम तक 150 सेल्सियस पे, तो कितनी नेट हीट की पड़ेगी जरूरत, Q1 Q2 Q3 Q4 प्लस Q5, इन सबको जोड़ने का काम तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो अगर मान लो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो कायदे से जाएंगे अपन, आइस -20 से पहुंचा 0, तो 0 पे आइस बना वाटर में, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा 0 से 100 पे वाटर बढ़ी गई, पूरी स्टीम में कन्वर्ट हुई, फिर स्टीम 100 से पहुंची 150 तक, और हर प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी, वो लिख दिया हमने यहां पे, सबको जोड़ दीजिए, तो इतनी टोटल हीट की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। तो कोई कमाल का, कोई रॉकेट साइंस वाला इलस्ट्रेशन नहीं था, बड़ा सिंपल सा था। चलिए एक और इलस्ट्रेशन आपको दिखाता हूं, अगर आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें। ये रहा आपका आधा इलस्ट्रेशन, वही घड़े वाला। देखो इधर घड़े के अंदर मान लो पानी है m मास की, स्पेसिफिक हीट बोल दिया हमने S, इनिशियल टेम्परेचर है T नॉट। इसमें से इसके जो पोर्स हैं, इसके पोर्स में से वाटर निकल रही है और इवेपोरेट हो रही है। उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि स्मॉल m मास, स्मॉल m ग्राम ऑफ वाटर इवेपोरेट हो रही है 1 सेकंड में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर जो घड़े के अंदर पानी है उसका टेम्परेचर बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t mass of water evaporated, कितना होगा, 1 सेकंड में m ग्राम इवेपोरेट हो रही है, तो t टाइम के बाद mt इतनी इवेपोरेट होगी, mt मास इवेपोरेट होगी, तो इसके इवेपोरेट होने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इससे वो निकाल सकते हैं। एनर्जी
रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन, इतने मास को इवेपोरेट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो कैसे निकालोगे, m इंटू एल से। तो एम्प्टी मास इवेपोरेट हुई, मान लो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है LV, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है LV, ये देना चाहिए उनको, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, हमें फंक्शन ही तो चाहिए, निकाल देंगे अपन। इतनी एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी आएगी कहां से। जो जानता है कि घड़े का पानी ठंडा कैसे होता है वो ही समझ गया होगा क्या बोलने जा रहा हूं मैं। ये जो पोर्स ऑफ वाटर, जो पोर से पानी निकल रहा है वो अंदर से एनर्जी लेगा, अंदर वाले वाटर से, और इवेपोरेट होकर निकल जाएगा बाहर, है ना। ऐसे ही तो घड़े का पानी ठंडा होता है, तो अंदर से एनर्जी लेगा तो अंदर वाले वाटर का टेम्परेचर फॉल होता जाएगा, तो अंदर वाली वाटर हीट एनर्जी लूज करेगी और उसी एनर्जी को गेन करके इवेपोरेट होगा। ऐसे ही वाटर का, ऐसे ही घड़े के अंदर पानी ठंडा होता है आपका। तो मान लो T टाइम के बाद ये कितनी एनर्जी लूज करेगी, m माइनस एम टी, इतना मास बचेगा, ms डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हो गया आपका, डेल्टा टी फाइनल मास इनिशियल नहीं लेंगे इस बार, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल टेम्परेचर T टाइम के बाद टेम्परेचर मान लिया मैंने कैपिटल T, टाइम T के बाद अंदर का टेम्परेचर मान लिया मैंने कैपिटल T। मैंने इनिशियल माइनस फाइनल क्यों लिखा है भाई, क्योंकि हीट लॉस चाहिए, अंदर का पानी जो है वो हीट लूज कर रहा है, तो लूज कर रहा है तो मतलब फाइनल टेम्परेचर कम होगी, है ना, इसलिए मैंने इनिशियल माइनस, इतनी एनर्जी लूज करी अंदर वाले वाटर ने और इसी एनर्जी से पोर से वाटर इवेपोरेट हुई है। तो इसे इक्वल टू लिख सकते हैं आप mt इंटू LV। इस पूरे मास के सामने, पूरे वाटर के सामने ये जो मास है mt वो तो नेग्लिजिबल है भाई, स्मॉल है ना वो, उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि घड़े के अंदर रात में आपने 10 लीटर पानी डाला और सुबह उठ के देख रहे हैं यार 1 लीटर पानी भरा, 10 लीटर पानी भरो, घड़े में लीकेज वगैरह नहीं है अगर, तो 10 लीटर पानी अगर डालेंगे रात में आप और सुबह चेक करने जाएंगे तो बहुत स्मॉल चेंज होगा उस कंटेंट में। इसलिए ये मास आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया m, देखो एमटी को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, ms T नॉट माइनस टी इज इक्वल टू mt इंटू LV। ये आ गया T नॉट माइनस टी इज इक्वल टू mLV अपॉन ms इंटू टी, LV लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो फाइनल टेम्परेचर T मिल गया आपको T नॉट, और ये इधर लेके आ जाऊं मैं, तो माइनस mLV अपॉन ms इंटू टी। देख लीजिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी। तो ये है आपका टेम्परेचर ऑफ वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब कोई प्लॉट अगर बनाने को बोले तो बड़े आराम से प्लॉट भी बना सकते हो आप, टाइम है इसके साथ स्लोप क्या है, नेगेटिव है, वो कर सकते हैं। वो तो मैथमेटिकल बात हो गई। ग्राफ प्लॉट करने को बोलेंगे अगर, तो y एक्सिस पे टेम्परेचर T, x एक्सिस पे टाइम T और ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, देखो माइनस है, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो फंडा क्या था, कोई अगर फंस सकता है इस क्वेश्चन में तो सोचेगा कि यहाँ पे सर ने फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं लगा, तो यार अंदर वाले ने हीट लूज करी है, तो लूज करी है तो फाइनल टेम्परेचर कम है। हीट लॉस्ट अगर निकालोगे, अगर आप हीट लॉस्ट निकालोगे तो लॉस्ट निकालोगे तो इनिशियल माइनस फाइनल, और हीट गेन्ड अगर निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। इन्हीं चक्रों से तो बचाने के लिए मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में फंडा दिया था आपको कि m1 s1 डेल्टा t1 m2 s2 डेल्टा t2, खैर वो तो पुरानी लेक्चर की बात है, आप जाकर रेफर कर लीजिए। ये तो मैंने इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए लिखा है क्योंकि अंदर के वाटर का टेम्परेचर कम हो रहा है, वो हीट लूज कर रही है, और हीट लॉस्ट निकालोगे अगर तो लॉस्ट में इनिशियल माइनस फाइनल, और हीट गेन्ड निकालेंगे अगर तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए मैंने इनिशियल माइनस फाइनल करा है यहाँ पे। और जो हीट अंदर वाली वाटर लूज करेगी वही गेन करेगी पोर और फिर इवेपोरेट हो जाएगी यहां से, तो mt इंटू LV। और इस पूरे m है पूरे वाटर का मास, तो पूरे वाटर के मास के सामने ये जो स्मॉल है बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन दिया हमने कि जो इवेपोरेट हो रही है मास वो बहुत कम है, इसलिए कैपिटल M के सामने mt को हमने इग्नोर कर दिया। तो ये है टेम्परेचर टाइम डिपेंडेंस ऑफ वाटर इनसाइड पिक्चर, घड़ा जो बोलते हैं इसको अपन, सराई। क्लियर पॉइंट, देख लो टाइम बढ़ाओगी तो टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाएगी आपकी।
तो आई होप कि लेटेंट हीट आपको समझ में आया होगा। जितने भी छोटे बड़े फंडे थे वो सारे मैंने यहां पे लिखे, डिस्कस करें। फिर भी किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट से बताएं, और चैनल के इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपके पास कुछ सुझाव हो तो जरूर बताएं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं आपसे, ये मुहिम खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो बड़े बैनर्स की क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर आपके जान पहचान में से काबिल लोग हैं जिनको रिसोर्सेज की कमी हो लेकिन उनमें काबिलियत हो, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। मिलता हूं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।